हेलो स्टूडेंट, आप सभी को क्लास 10th के जितने भी फॉर्मूला है मैथ्स के, उसका आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि आप सभी परीक्षा से पहले एक बार सुन लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, जिससे आप को परीक्षा में बहुत सारे हेल्प होंगे। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी समझिए। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम संख्या पद्धति भी बोलते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर्स कहा जाता है। तो ये अध्याय 1 है आपका। तो इसमें सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें याद रखना एक फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की 0 छोटा या बराबर r से और r किससे बड़ा होगा, वो b से, r जो छोटा होगा वो b से छोटा होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसमें समझ लेना है कि a क्या है। तो a है आपका भाज्य, b है आपका भाजक है, q आपका भागफल है और r आपका शेषफल है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये यूक्लिड विभाजन, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, आपको इससे लघुत्तरी क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इसमें सबसे पहले आता है शांत दशमलव प्रसार, जो कि p/q के रूप में है, और q जो है वो आपका याद रखिएगा नीचे, यानी हर जो है वो आपका अभाज्य गुणनखंड जो उसका होना चाहिए वो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में हो, और mn बड़ा या बराबर 0 के भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आप समझें तो जैसे 0.375 का प्रसार अगर बताना है तो उसका प्रसार होगा शांत। क्यों होगा शांत? अगर इसको दशमलव उड़ाइएगा यहाँ से तो आपका 1000 होगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे का गुणनखंड कीजिएगा तो वो आएगा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3। तो आप नीचे देख रहे हैं कि 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, पावर कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पद में आपका आना चाहिए 2 और 5। तो क्या ये दशमलव प्रसार शांत है? तो कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार की। अशांत को हम कैसे पहचानेंगे? तो आपको याद रखना है कि p/q में नीचे जो है वो आपका अभाज्य गुणनखंड उसका इस रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में होता है तो वो होगा शांत, अगर इस रूप में नहीं हो रहा है तो आपको बताना है अशांत। और अशांत का कुछ हम उदाहरण यहाँ पर दे चुके हैं, ये भी आपको नीचे हर को अगर सॉल्व कीजिएगा तो वो अशांत होगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे में हर में अगर देखें 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है और 7 पे पावर 5 है। ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये तीसरा क्यों आ गया है? हम बताए थे आप सभी को कि 2 पे पावर और 5 पे पावर रहना चाहिए, लेकिन ये 7 इसमें नहीं होना चाहिए। अगर 7 है तो ये आपका अशांत है। तो हम अशांत की बात कर रहे थे, तो ये आप बता सकते हैं कि ये अशांत है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखने हैं, जिसमें कि अपरिमेय संख्या का ऋण जो होता है, कर्जा माइनस, और उसका व्युत्क्रम भी करेंगे तो वो अपरिमेय ही होगा। यानी कि अपरिमेय संख्या का ऋण और उसका उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, दोनों का अपरिमेय ही होता है। और एक चीज़ और भी याद रखना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटा, दोनों को अगर करेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग एवं अंतर क्या होगा? अपरिमेय होता है। अब कुछ छोटी छोटी बातों परिमेय मतलब वास्तविक संख्याओं का याद रखें। तो सबसे पहले
तो हम बताए अभी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर अपरिमेय होता है। अब छोटी छोटी बातें हम वास्तविक संख्याओं में बात करेंगे। जैसे प्राकृत संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या वो एक होता है। तो एक होता है तो प्राकृत संख्या, वैसे गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो वो 0 होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो वो 2 होता है। और सबसे छोटी विषम संख्या जो होता है वो 1 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो वो 4 होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। अगर दोनों का गुणनफल पूछ दे तो 8 हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या दोनों का अगर गुणनफल कह दे, क्या कह दे, गुणनफल अगर कह दे तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पूछ देगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटी सम संख्या 2 है, दोनों को अगर गुना किया जाए तो वो क्या होगा, तो 0 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, ये सब चीज़ें। अब हम बात करेंगे सह आभाज्य संख्या की। तो सह आभाज्य संख्या का बात यह है कि दो संख्याओं का मौसौ, यानी कि हमेशा दो संख्या रहेगा और दोनों का मौसौ 1 होना चाहिए। अगर 1 हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सह आभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3 का मौसौ 1 होगा, उसी तरह 17 और 18 का मौसौ निकालेंगे तो 1 होगा। तो ये आपका सह आभाज्य संख्या होगा। चलिए अब दूसरा चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद को लेके चलते हैं और ये चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है, तो एक चर वाला बहुपद px यानी चर x निम्न रूप में एक बीजी व्यंजक है। जैसे px बराबर ये हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके प्लस an एक्स पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ ये जो a0 है, a1 है, a2 है और an जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं और n जो है वो एक अऋणात्मक पूर्णांक है। यानी n वो कभी भी अऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी माइनस में रहेगा पावर तो वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अब आगे चलते हैं। तो हम जानते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन बहुपद होते हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि एक घात वाला बहुपद, यानी घात अगर एक है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2x-3 है तो इसमें x पे पावर देखना है, सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ भी हम देखते हैं x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ y है तो y पे पावर देखना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अगर घात 2 है तो घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे y पे वाई स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि y का सबसे बड़ा पावर 2 है तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं x पे पावर 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद होगा। यहाँ भी x पे पावर सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद है। अब हम बात करेंगे घात 3। घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे और इसका सबसे बड़ा पावर 3 होगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर 3 है, इस बहुपद में भी सबसे बड़ा पावर 3 है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो। तो इससे एक फॉर्मूला भी बन सकता है जिसका नाम है शून्यकों का योग बराबर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा a। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र भी होता है जिसका नाम है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखना है तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c एक्स bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक भी अगर हम देखें यहाँ पर तो अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि
त्रिघात बहुपद है तो श्रेणिकों की संख्या 3 होगी। और एक चीज़ याद रखना है, त्रिघात बहुपद में कुछ फॉर्मूला भी होते हैं जिसको याद रखना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है सी बटा ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। और यहाँ पर याद रखने बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य को हम लिख सकते हैं px और भाजक को हम लिख सकते हैं gx और भागफल को हम लिखते हैं qx और शेषफल को हम लिखते हैं rx। तो एक सवाल पे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे 17 में हम भाग कर रहे हैं किससे, 8 से। तो 8 से अगर भाग करेंगे तो 17, 8 दूना 16, 16 अगर यहाँ पर लिखें तो ये घटकर 1 हो जाएगा, इधर आपका 0 हो जाएगा। तो जिसमें हम भाग किए उसको हम बोलेंगे भाज्य, और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। और जितना बार में हम खिलाए, जैसे 2 बार में खिलाए तो ये आपका हो गया भागफल, और जितना घट के आया शेष उसको हम बोलेंगे शेषफल। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने हैं। तो भाज्य बराबर आपको क्या याद रखना है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। ये था पहला चैप्टर का टोटल क्वेश्चन फॉर्मूला, मतलब कुछ बेसिक। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद मतलब अध्याय 3 का जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो है वो युग्म में रहेगा, हमेशा जोड़ा बना के। दो समीकरण रहेगा, दो चर वाले रहेंगे, इसमें एक x रहेगा तो दूसरा y। तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण हुआ। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। और अब यहाँ पर है कि एक तल में यदि दो रेखाएं हो तो निम्नलिखित में से केवल एक ही संभावनाएं हो सकती है। और वो कौन कौन हो सकती है, तो देखिए, पहला, दोनों रेखाएं अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, पहला स्थिति तो ये होगा कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा होगा दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वे समांतर होते हैं। और तीसरा होता है दोनों रेखाएं संपाती होती है। दोनों रेखाएं मतलब पहला रेखा अगर गया उसी पर दूसरा भी रेखा चला जाएगा, इसका मतलब है वो संपाती कहलाते हैं। अब हम ग्राफी हल की बात करें, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल कैसे किया जाता है। तो दो समीकरण इस तरह से है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इससे ग्राफी हल से क्या क्या शर्तें हो सकती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला शर्त होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब ऐसा स्थिति होता है तो हलों की संख्या एक और केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। युग्म की स्थिति बात करें तो युग्म अविरोधी होगा, अर्थात संगत भी कहेंगे। दूसरा स्थिति होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ऐसा स्थिति होता है तो यहाँ पर हलों की संख्या अनगिनत होंगे, यानी अनेक हल होंगे। और यहाँ पर युग्म की स्थिति की अगर बात करें तो युग्म आश्रित कहलाएंगे, यानी कि हल अगर निकलेगा तो यहाँ भी संगत होगा। यहाँ भी हल निकल रहा है पहला भी स्थिति में, यहाँ भी आपका संगत, यहाँ भी आपका संगत। और इस स्थिति में देखिए तीसरा स्थिति a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर युग्म की स्थिति की बात करें तो वो होगा युग्म विरोधी होगा, यानी कि असंगत होगा। हल जब नहीं निकलेगा तो वो अविरोधी होगा,
यानी असंगत कहलाएगा। तो हम तीन स्थिति की शर्त की बात किए। जब दो समीकरण को हम अगर ग्राफी विधि में दिखाएंगे तो पहला स्थिति में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पर एक हल होगा, यहाँ पर अनेक हल होगा और यहाँ पर आपका कोई हल नहीं होगा, यानी कि समांतर होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अध्याय 4 की बात करते हैं और वो अध्याय 4 में अगर देखें तो जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अब जैसे द्विघात बहुपद बताए थे तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही अंतर है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप अगर करें तो द्विघात बहुपद हम जानते थे कि ax² + bx + c होता है। अगर इसमें बराबर 0 कर दें तो इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को तीन तरह से हल कर सकते हैं। तो एक तो है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा आपका है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने पर हल निकालते हैं, और तीसरा स्थिति है आपको सूत्र जो है द्विघाती सूत्र, जिसका नाम है -b ± √d, यानी d मतलब b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में समीकरण, सबसे पहले समीकरण है ax² + bx + c = 0 के मूल। तो x बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा -b ± √d, यानी d मतलब b² - 4ac/2a। अब ये d क्या है, तो d आपका विवेचक है। विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d को हम विवितकर भी बोलते हैं, याद रखना। और उसके बाद आगे है स्थिति भी इसमें है, कुछ स्थिति जिसको याद रखना है। यदि d बड़ा है किससे, 0 से, d बड़ा है 0 से, तो दोनों असमान वास्तविक मूल होंगे, यानी कि दो असमान वास्तविक मूल होंगे, यानी कि दोनों मूल बराबर नहीं होगा, एक वास्तविक होगा, मतलब वास्तविक और असमान होंगे। दूसरा स्थिति है d बराबर 0, तो मूल यानी दो मूल बराबर होंगे और वास्तविक मूल होते हैं, मतलब दो बराबर और वास्तविक मूल होगा, बराबर होगा और वास्तविक होगा। अगर d छोटा है 0 से तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। आगे है द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो, तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला होगा अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा × बीटा बराबर हो जाएगा c/a, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा बराबर होगा -b/c। अगर अल्फ़ा² + बीटा² निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2α × बीटा। अगर अल्फ़ा² - बीटा² करिएगा तो उसका फॉर्मूला होगा अल्फ़ा + बीटा × अल्फ़ा - बीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हल कर सकते हैं अच्छे से। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 में आते हैं। अब अध्याय अगर 5 की बात करें तो अध्याय 5 में हम देखते हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इसको AP बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो इसमें देखिए संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें पदों का अंतर जो है वो समान होता है, तो वो आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। और समांतर श्रेणी में एक आता है सारवंतर। सारवंतर क्या होता है, तो पदों के बीच का अंतर निश्चित होती है, जिसे हम D से सूचित करते हैं। और ये सारवंतर जो है धनात्मक भी हो सकता है, यानी प्लस में, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में है पहला आपका समांतर श्रेणी जो कि 4, 8, 12, 16। हम देखते हैं इस सभी के पदों का अंतर समान है, तो ये आपका समांतर श्रेणी में है। जैसे 4 से 8 आया तो 4 का अंतर, फिर 8 से 12 4 का अंतर यहाँ से, यानी कि सारवंतर जो कि इस पूरे श्रेणी में अंतर समान है वो है 4, यानी कि D आपका इसका 4 है। उसी तरह यहाँ भी देखते हैं 80 है, फिर
पहले 100 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद 60 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 20-20 का कम होते जा रहा है, जिसका मतलब 20-20 का अंतर है। तो -20 अगर हम डी निकालते हैं तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 घटा A1। कहने का मतलब है A2 सबसे पहले, A2 आपका ये पहला पद है, ये दूसरा पद को AT बोलते हैं। A2 आपका 80 है, घटा आप करेंगे 100। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -20, यानी कि इसका जो सार्वंतर है वो आपका -20 है। यानी सार्वंतर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, A2 को A1 में घटाएंगे, यानी कि दूसरे पद को पहले पद में घटाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A हो और सार्वंतर D हो तो उस समांतर श्रेणी के और पद लिख सकते हैं। जैसे A1 को हम A भी कहेंगे, A2 अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा A+D। अगर हम A3 निकालेंगे तो उसके लिए हो जाएगा A+2D। A4 निकालेंगे यानी चौथा पद निकालेंगे तो A+3D। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, जैसे कह देगा A20 निकालिए यानी 20वां पद, तो इसका होगा A+19D। और उसी तरह कहेगा nवां पद निकालिए, तो nवां पद का निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है AN, यानी nवां पद यानी AN बराबर A+n-1 इंटू डी। n क्या है? पदों की संख्या। A क्या है? प्रथम पद है। D क्या है? सार्वंतर है। तो nवां पद निकाल सकते हैं। आगे है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग के सूत्र। अगर हम n पदों का योग यानी n पदों का योग निकालना है तो उसको हम s या Sn से डिनोट करते हैं। जैसे s का मतलब है n पदों का योग। इसका फॉर्मूला होता है, जब अंतिम पद दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A+an। an क्या है? अंतिम पद है। an अंतिम पद है, a क्या है? प्रथम पद है, n क्या है? पदों की संख्या है, और s क्या है? n पदों का जोड़ यानी कि योग। दूसरा सूत्र एक और भी होता है, s बराबर जब अंतिम पद नहीं दिया हो तो n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी होता है। और नोट में एक चीज़ याद रखना, अंतिम पद को an या l से सूचित किया जाता है, जो हम पहले भी बताए थे। आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखिए s क्या है, अभी तुरंत बताए कि n पदों का जोड़। n क्या है? पदों की संख्या है। a क्या है? तो प्रथम पद है। d क्या है? सार्वंतर। तो d निकालने का फॉर्मूला बताए थे A2 घटा A1। तो इस तरह से आप सभी को सॉल्व, इस तरह से इस पे जितने भी सूत्र अभी बताए इस पे आप सवाल को अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब हम आते हैं अध्याय 6 पर, और वो अध्याय 6 है आपका त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज यानी समरूप त्रिभुज की बात सबसे पहले करेंगे। जैसे सर्वांगसम की बात करें तो सर्वांगसम का ये सिंबल होता है। इसमें वैसी आकृतियाँ जो समान आकार तथा समान आमाप यानी साइज का हो उसे हम बोलेंगे सर्वांगसम। जैसे ये है वृत्त, ये भी वृत्त है, तो इसमें 2 cm का ये भी वृत्त है, ये भी 2 cm का है, तो इसको हम बोलेंगे सर्वांगसम। उसी तरह वर्ग, यहाँ पर वर्ग देख सकते हैं, ये वर्ग है, ये आपका त्रिभुज है, यानी कि ये सब सर्वांगसम है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, तीनों भुजा बराबर है तो इसका भी वही है 3-3 करके, तो ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। अब समरूप की बात करें तो समरूप की अगर बात करें तो समरूप में सबसे पहले वैसी आकृतियाँ जो समान आकार की हो परंतु समान माप यानी साइज होना आवश्यक नहीं है। जैसे ये वृत्त, ये भी वृत्त, दोनों का रूप एक जैसा है लेकिन दोनों का आकृति छोटा बड़ा है, तो ये आपका वृत्त तो है, दोनों वृत्त है, लेकिन ये समरूप कहेंगे इसको। इस तरह से डिनोट करते हैं समरूप को। और समरूप जैसे वर्ग भी है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये भी आपका समरूप है। ये भी आपका त्रिभुज है, एक छोटा एक बड़ा करके दिया गया है, तो ये भी आपका समरूप है। इसका आकार तो जो आकार जैसे वैसी आकृतियाँ जो समान आकार की तो हो लेकिन परंतु साइज समान होना आवश्यक नहीं है।
तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है। याद रखना, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अब समरूपता का कुछ नियम है, देखिए। दो समरूप त्रिभुज होते हैं। जब दो समरूप त्रिभुज होगा कब होगा? यदि पहला, उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा क्या होगा? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। जैसे दो त्रिभुज हम यहाँ पर लिए हैं, और दोनों त्रिभुज की अगर बात करें तो दोनों में जैसे एंगल ए बराबर एंगल डी, ये एंगल आपस में बराबर, फिर एंगल बी एंगल ई आपस में बराबर, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। तो ये आपका संगत कोण हो गया आपस में बराबर। अब और बोले इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि ए बी जो है वो डी ई के अनुपात में रहेगा, फिर उसी तरह बी सी जो है वो ई एफ के अनुपात में रहेगा, और ए सी जो है वो आपका डी एफ के अनुपात में है। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के योग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए कसौटी ए समरूपता से। जैसे ये दोनों त्रिभुज है, इसमें देखते हैं कि एंगल ए और एंगल डी ये दोनों आपस में बराबर है, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है। अगर दो कोण बराबर हो और दो कोण बराबर हो और दोनों कोण अन्य त्रिभुज के क्रम से दोनों कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज को आपको क्या बोलना है? समरूप है। त्रिभुज ए बी सी असमरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है यदि दो त्रिभुजों के एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये कैसे होंगे? भुजा 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 यानी साइड को बराबर करते हैं। ए बी बट्टा डी ई बट्टा उसके बाद बराबर बी सी बट्टा ई एफ, और ए सी बट्टा डी एफ, ये आपस में सब बराबर है, इसलिए बोलेंगे दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। आगे अगला समरूपता का नियम है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनके कोणों के अंतर्गत बनने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे यहाँ पर भुजा कोण भुजा से ये समरूप होगा ऐसे एस। जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी, एक त्रिभुज का नाम है डी ई एफ। इसमें हम कह रहे हैं कि ए बी बटा क्या? डी ई, और उसके बाद ए सी यानी बी सी बटा ई एफ बराबर है, और एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। कहने का मतलब है कि कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत बनने वाली भुजाएं समानुपाती हो, इस तरह से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है, तो इसके अंतर्गत बनने वाली जो संगत भुजाएं अनुपात में रहेगा ए बी बटा डी, इधर होगा ए सी बटा डी एफ, ये वाला। तो ऐसा रहेगा तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। अब आगे है अगला समरूपता का। अब यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का बात करें तो इसका
समरूपता का नियम है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों का क्षेत्रफल और दोनों के संगत भुजा जो है इनके वर्ग के बराबर होता है। अगला है प्रमेय। अगला प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब जैसे ये त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज का नाम है ABC। इसमें BC के समांतर एक और बीच में लाइन खींचे हैं जिसका नाम है DE। यानी DE समांतर BC जब है तो ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB, और इधर AE बट्टा EC। ये कहता है थेल्स प्रमेय। अब आता है थेल्स प्रमेय के विलोम। थेल्स प्रमेय के कोरोलेराइज भी है, तो उसको भी देख सकते हैं आप। इसका मतलब जिस प्रकार अनुपात बाईं ओर से लेंगे उसी प्रकार अनुपात दाईं ओर से भी लेना चाहिए। कहने का मतलब है इधर अगर AD लिए बट्टा क्या लिए BD, तो उसी तरह इधर भी लेना है AE बट्टा EC। जैसे ये पहला नंबर पे है, A नंबर पे, उसी तरह देखिए AB बट्टा AD बराबर AC बट्टा AE। यानी कहने का मतलब है AB बट्टा AD, तो उसी तरह इधर भी AC बट्टा AE। जैसे ये वाला है 2 नंबर, उसी तरह ये भी है, C नंबर भी देख सकते हैं, D नंबर भी देख सकते हैं और E नंबर भी देख सकते हैं। अब है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय की विलोम की बात करें तो थेल्स प्रमेय यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC है, तो ये जो DE है वो किसके समांतर होगा? BC के समांतर। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। हम आपको इसके बारे में पूरा प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी बताएं, उसको अच्छे से बना लीजिएगा, जबकि परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, आप उसको बेहतर से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगला नियम की, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ। तो सबसे पहला कसौटी क्या है? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये एक कसौटी से होता है। जैसे कहने का मतलब है एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर। ऐसा अगर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कुछ यहाँ पर छूट गया है, आगे वाला वीडियो में बताया जाएगा, इसमें है नहीं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति की बहुत सारे त्रिकोणमिति के वैसे 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन, कोसाइन, कोसेक, सेकेंट, कोसेकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट। यहाँ पर पूरा नाम बताएं, इसको शॉर्टकट में अगर बात करें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब होते हैं। और एक तो यहाँ पर है कॉट थीटा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम एक समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है, और ये है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम बोलेंगे कर्ण, या H से डिनोट करते हैं। और ये जो इसके अगर थीटा अगर इसको माने, कहने का मतलब है अगर हम इसको थीटा माने तो इसके सामने वाला जो भुजा है ये आपका हो जाएगा लंब, ये आपका लंब, और नीचे आपका क्या हो जाएगा? आधार। लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता है, यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। एक समकोण त्रिभुज में
सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो आपका कर्ण कहलाती है। तो कर्ण AC आपका कर्ण है। तो यहाँ पर इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज भी होता है और वो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और लंब कर्ण आधार पे कुछ फॉर्मूला भी होते हैं और वो फॉर्मूला साइन कॉस का है। तो साइन कॉस का फॉर्मूला जैसे साइन थीटा बराबर P बट्टा H, कॉस थीटा बराबर B बट्टा H, टेन थीटा बराबर P बट्टा B, कॉसेक थीटा बराबर होता है H बट्टा P, सेक थीटा बराबर होता है H बट्टा B, कॉट थीटा बराबर होता है P बट्टा B। और चित्र के अनुसार हम ये सब लिख सकते हैं, जैसा त्रिभुज में चित्र में नाम दिए हैं उस तरह से हम बैठा सकते हैं। लेकिन मेन आपको ये याद रखना है। और इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप B को क्या बोलते हैं, H को क्या बोलते हैं, ये हम आपको बता दिए हैं अभी तुरंत। अब हम बात करेंगे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। कुछ फॉर्मूला यहाँ पर डिग्री का है, मान का है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, इस चार्ट को। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बिना फॉर्मूला का आप सवाल बना ही नहीं सकते, इसलिए फॉर्मूला को अच्छे से याद करने हैं। अब यहाँ पर कुछ और फॉर्मूला है जो कि आपको बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। सब फॉर्मूला याद कर लेना है अच्छे से ताकि परीक्षा में दिक्कत ना हो। त्रिकोणमिति का और भी फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा निकालेंगे तो रूट कर देंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह इधर भी है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर रूट हो जाएगा। टेन थीटा अगर निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे रूट, और टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो हो जाएगा आपका रूट यहाँ नहीं होगा तब, और वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी फॉर्मूला है यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टेन ए, कॉसेक 90 डिग्री बराबर होता है 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉसेक ए। और याद रखना ए प्लस बी यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री जब हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पूरक कोण।